to a new video. सबसे पहले a very happy morning, happy afternoon, happy evening and a happy night to you all. So जिस भी टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हो, I hope कि आपका वो टाइम हैप्पी हो. So आज बहुत टाइम के बाद हम दोनों आपको साथ में दिख रहे होंगे और हम साथ में आए भी बहुत दिनों के बाद हैं, but for a very good reason. तो आज हम बहुत ही एक अच्छे रीजन से साथ में आए हैं. तो आज से हम शुरू कर रहे हैं अपनी कैबिन क्रू के इंटरव्यू और जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज और आज है उसका एपिसोड 1. सो वी आर स्टार्टिंग दिस सीरीज टू हेल्प यू गाइज. मैंने देखा है बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जब मैं वीडियो डालती हूँ और पहले भी जो वीडियोस मैंने पोस्ट करी हैं उस पे भी बहुत सारे कमेंट्स आए हैं जिनका मैं कोशिश करती हूँ आंसर करने का, बट देन आपको मैं उस तरीके से उतना चीजें मैं आपको लिख करके कमेंट में आंसर नहीं कर पाती हूँ जितने अच्छे से आई कैन आंसर ऐसे सामने से वीडियो के थ्रू या फिर बोल के. तो इसी के लिए आज हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं. इसमें हम क्या करने वाले हैं ये आपको अपी बताएगी. तो यस, हम लोग इसमें आपके ही पूछे हुए 25 क्वेश्चंस पिक करने वाले हैं आज, जिसका आपको आंसर मिलने वाला है. ये हमारा एपिसोड 1 है. हम ऐसे ही आपको एपिसोड 2, एपिसोड 3 लाते रहेंगे. उसमें हम आपके और भी डाउट्स और भी क्वेश्चंस जो भी हैं उनके आपके आंसर्स हम देते रहेंगे. बट ये एपिसोड 1 है. हमने टॉप 25 क्वेश्चंस पिक किए हैं जिसके आज आपको आंसर्स मिलेंगे. तो इस वीडियो को आप मिस मत करना, एंड तक पूरा देखना, बिकॉज ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है. आप लोग को ये भी जानना है कि सैलरी क्या है, तो इसमें आपको उसका भी आंसर मिल जाएगा कि कैबिन क्रू की सैलरी क्या है. तो प्लीज इस वीडियो पे बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखिएगा बिकॉज ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. यस, तो पहला क्वेश्चन आया हुआ है ना कि दी टेल मी व्हाट वाज द क्वेश्चंस दैट एचआर आस्क्ड इन फर्स्ट राउंड. एचआर ने आपसे फर्स्ट राउंड में क्या क्या क्वेश्चन किए थे? ओके, सो फर्स्ट राउंड, जैसा कि मैंने आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंस में बताया हुआ है कि फर्स्ट राउंड में आपको मतलब वो 10 लोगों के ग्रुप में बुलाते हैं और आपको फिर एक सेमी सर्कल में बिठाते हैं. मतलब मेरे टाइम पे ऐसा ही हुआ था और ऐसे ही होता है जनरली. सो वो 10 लोगों से एक एक करके क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करते हैं. एंड देन मुझसे फर्स्ट राउंड में जो पूछा था, मतलब मेरे टाइम पे तो यही हुआ था कि एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था एंड देन उसका ही आंसर सबको देना था और अपने तरीके से सबको आंसर करना था. सो मेरे टाइम पे जो क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, इट वाज कि व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू शेयर विद योर सिबलिंग. तो मेरे लिए, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, इट वाज अ वेरी इजी पीजी क्वेश्चन और मुझे तो बस ऐसा मिल गया था कि मतलब मौका मिल गया है कि बस ये कुछ मेरे साथ ऊपर से अच्छा हो रहा है कि ऐसा क्वेश्चन मुझसे पूछ लिया है जिसका आंसर मैं दे सकती हूँ. तुम्हें वो टोकन भी मिला था 21 एग्जैक्टली. तो वो हमारा वैसे ही मेरे लिए लकी नंबर है. इट्स 21, इट्स हर बर्थ डेट एंड रिलेशनशिप हमारा इट्स समथिंग एल्स. तो वो तो वर्ड्स में हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते. तो आई शेयर द बेस्ट, जो मैं सबसे अच्छा रिलेशनशिप शायद मैं जो शेयर करती हूँ अपने घर पे, अपनी फैमिली में, वो शायद मैं अपनी बहन के साथ ही शेयर करती हूँ. और वही क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया. सो इट वाज वेरी इजी फॉर मी और मैंने उसको अपने वर्ड्स में आंसर किया कि आई शेयर अ वेरी फ्रेंडली रिलेशनशिप विद माय सिस्टर. शी इज वेरी केयरिंग टुवर्ड्स मी, वेरी रिस्पॉन्सिबल. थोड़ी बहुत इसकी तारीफ कर दी जो कि मतलब जरूरी थी करना. मतलब ऐसे वो नहीं था कि सीरियस मत लेना ज्यादा, लेकिन कर दी थी क्योंकि जरूरत थी उस टाइम पे. तो बस ऐसे हमारे ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ये एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है yes. कि व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डू यू शेयर विद योर सिबलिंग और योर मदर और योर सिस्टर और योर ब्रदर और टीचर. यस, बोनस इन्फॉर्मेशन जो मुझसे एक और बार पूछा गया इंटरव्यू में, जिसमें मुझे मेरे वेट की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया था. आई वाज अंडर वेट. सो उसमें मुझसे फर्स्ट राउंड में ये क्वेश्चन पूछा गया था, हु वाज योर फेवरेट टीचर इन लाइफ और हु इज योर फेवरेट टीचर इन लाइफ. तो अब आपकी लाइफ में आपके फेवरेट टीचर कौन है वो आपको बताना है. अब आप इसको आंसर किसी भी तरीके से कर सकते हो. तो आप चाहो तो अपने किसी स्कूल के टीचर का नाम बता सकते हो या कॉलेज के टीचर का नाम बता सकते हो, बट ये बहुत ज्यादा बेसिक हो जाएगा. तो एज अ सजेशन, अगर मुझे कोई सजेशन आपको देना हो कि आप अपना आंसर बाकियों से अलग कैसे बना सकते हो, मतलब वहां पे जो 10 लोग बैठे होंगे उनमें से 9 लोग आपको छोड़ के वो ऐसा ही कुछ आंसर देने वाले हैं कि माय फेवरेट टीचर वाज दिस टीचर, नाम लेंगे टीचर का, या मे भी बताएंगे कि मेरी स्कूल टीचर, माय इंग्लिश टीचर, माय मैथ्स टीचर एंड ऑल दैट. लेकिन आप उसको अलग कैसे कर सकते हो कि आपकी फेवरेट टीचर आपकी लाइफ में पूछी गई है, तो जरूरी नहीं है कि वो आपकी कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड से हो. इट कैन बी योर मदर,
इट कैन बी योर फादर, इट कैन बी योर सिस्टर। तो आपकी फैमिली से, आपकी लाइफ में, आपके क्लोज्ड वंस में से भी कोई आपका फेवरेट टीचर हो सकता है। तो इस तरह से आप आंसर कर सकते हो। जैसे मेरे टाइम पे मैंने आपको बता ही दिया कि यही पूछा था फर्स्ट राउंड में कि व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डू यू शेयर विद योर सिबलिंग, तो मैंने उसका आंसर कर दिया था। ऐसे ही आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। यस, आई होप सबको मिल गया होगा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू अप्लाई फॉर कैबिन क्रू वैकेंसीज। तो ये कैसे, कहाँ से अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, ये बता दो। ओके, सो रिसेंटली अगर आपने देखा हो तो मैंने सितंबर मंथ की वैकेंसीज के बारे में वीडियो डाली है, तो उसके रिलेटेड वीडियो आप जाके देख सकते हो। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप एक बार जाके देख सकते हो। आपको मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और उस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है कि आप अप्लाई कर सकते हो, वहां से जाकर के आप वैकेंसीज को कंफर्म कर सकते हो। मैंने आपके लिए वीडियो बना दी है, सितंबर मंथ की सारी वैकेंसीज मैंने उसमें कवर की हैं। बट उसके अलावा अगर आपको दोबारा से उसको रीचेक करना है और देखना है कि ये सारी वैकेंसीज लेजिट है या नहीं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक भी दिया है, तो आप वहां से जाके उस लिंक पर उस वैकेंसी को कंफर्म कर सकते हो, और उसके बाद वहीं से आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई नाउ का आपको ऑप्शन आएगा, आप वहां पे जाकर अपना सीवी अपलोड करो, जो भी इंफॉर्मेशन वहां पे मांगी गई है उनको फिलअप करो, एंड देन अप्लाई कर दो, सबमिट कर दो। एंड उसके बाद अगर आपको रिवर्ट नहीं भी आता है, देन ऑल्सो यू कैन गो फॉर वॉक इन इंटरव्यू, आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। चलो, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों ने ये चीज पूछा हुआ है कि दी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के कितने दिन के बाद हम लोग फ्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो ट्रेनिंग जैसे कि आपको पता ही है कि 3 मंथ्स की होती है, तो 3 महीने के लिए आप ट्रेनिंग करते हो, और उसके बाद आप अपने बेस लोकेशन पे रीलोकेट करते हो। तो बेस लोकेशन आपका ट्रेनिंग से पहले ही डिसाइड हो जाता है, बट आप उस पे रीलोकेट करते हो इमीडिएटली वंस यू आर डन विद योर ट्रेनिंग। लास्ट डे जो आपका होता है, जो आप जिस दिन आप ग्रेजुएट होते हो, उसी के नेक्स्ट डे आपके लिए फ्लाइट टिकट्स अरेंज कर दी जाती हैं कि आप अपने बेस पे रिलोकेट करो, जो अलग अलग जगह से होते हैं। जैसे आपको अगर अपना होम बेस नहीं मिला है, अगर आपको अपना होम बेस मिला है तब तो वेल एंड गुड है, बट अगर आपको अपना होम बेस नहीं मिला है तो आपको 1 दिन का टाइम या 2 दिन का टाइम दिया जाता है। तो आपकी पहले फ्लाइट टिकट्स अरेंज की जाती हैं जो आपके घर के लिए होती है। तो आप पहले अपने घर जाते हो, अपना सारा अरेंजमेंट करते हो, जो भी आपको अपने बेस पे मूव करने के लिए जो भी चीजें आपको जरूरत की चाहिए होती हैं, बिकॉज आप ट्रेनिंग पे रह रहे हो, तो ट्रेनिंग पे आप उतनी तैयारी से नहीं गए होते हो, आपको लगता है बस 3 महीने बिताने हैं। उसके बाद इमीडिएटली आपको दूसरे बेस पे मूव करना होता है, लेकिन बेस पे मूव करने के बाद आपकी फ्लाइट्स लग जाएंगी, स्टार्ट में थोड़ा हेक्टिक भी होता है, तो आपको जो चीजें चाहिए वो शायद आपके पास ना रहे, डायरेक्ट आप ट्रेनिंग से मूव नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको 1-2 दिन ऐसा दिया जाता है कि आप अपनी सारी अरेंजमेंट्स अपने घर जाकर के कर लो, और उसके बाद आपको 1-2 दिन के ऑफ के बाद आपको दोबारा से आपकी टिकट्स जो है आपके बेस के लिए मिल जाती हैं, और फिर आप अपने बेस पे मूव कर जाते हो, एंड इमीडिएटली आपकी फ्लाइंग स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह का एक क्वेश्चन बहुत सिमिलर पूछा है, क्या हमको चॉइस मिलती है अपना बेस लोकेशन चूज करने की, ऐसा कुछ रहता है इसमें हम अपना बेस लोकेशन चूज कर सकते हैं, क्या रहता है, इलैबोरेट कर दो डिटेल में। ओके, सो वंस यू गेट सिलेक्टेड, जब आपका इंटरव्यू में सारे राउंड्स क्लियर हो जाते हैं और जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, फाइनल सिलेक्शन, तो ट्रेनिंग आपकी अलाइन करने से पहले मेडिकल होने के बाद आपके पास कॉल आती है। आपका जब मेडिकल हो जाता है, मेडिकल क्लियर हो जाता है, एवरीथिंग इज फाइन, यू आर फिट टू फ्लाई, तब आपको कॉल आती है फॉर योर बेस सिलेक्शन। तो आपको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं जनरली, तो 3 आपको कोई भी ऑप्शन मिल सकते हैं, तो उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना होता है एज योर बेस, फिर आपका वो ही बेस हो जाता है, फिर आपको उसी बेस से जाना जाता है। पूरी ट्रेनिंग आप उसी बेस लोकेशन के हिसाब से जाने जाते हो। फिफ्थ क्वेश्चन इज कि इज देयर एनी ट्रेनिंग फीस जो कि हमें ट्रेनिंग से पहले देनी पड़ती है, या मतलब कुछ भी चार्जेस होते हैं क्या ट्रेनिंग के, या कुछ। ओके, सो मैंने पहले भी ये वीडियोस में बताया हुआ है, और अगर नहीं आपको पता है तो मैं दोबारा से बता देती हूँ। फीस जो होती है वो हमें सिलेक्शन के पहले कुछ भी पैसा नहीं देना होता है। ऐसे बहुत सारे लोग के दिमाग में ऐसा मिसकंसेप्शन है, और ये मिथ है कि आपको सेलेक्ट होने के लिए भी पैसा देना पड़ता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आपका सिलेक्शन पूरी तरीके से हो जाता है, वंस यू आर सिलेक्टेड, एकदम मेडिकल्स वगैरह सब क्लियर हो जाते हैं, और जब आप ट्रेनिंग पे जाने वाले होते हो, तभी आपको इसके लिए भी इंफॉर्मेशन मिलती है। सो ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले जो आपका फर्स्ट डे होता है, इंडक्शन का दिन, जिस दिन आप सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह पे साइन करते हो और आपका
सारी आईडी वगैरह क्रिएट की जाती है ऑफ द कंपनी, तो उस दिन आपको एक अमाउंट देना होता है डीडी के फॉर्म में। तो वो आप जाके सबमिट करते हो उस टाइम पे जब आपका सिलेक्शन हो गया है और अगले दिन से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है। तो इंडक्शन वाले दिन आप वो पैसा सबमिट करते हो। वो अमाउंट जो होता है वो डिपेंड करता है एयरलाइन टू एयरलाइन, सो अलग अलग एयरलाइन का अलग अलग है वो अमाउंट, सो उतना आपको सबमिट करना होता है। वो भी रिफंडेबल होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो जितने साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट है उस हिसाब से वो रिफंडेबल होता है। एज हमारा कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का होता है, तो 3 साल के बाद आपने ये जो अमाउंट पे किया हुआ है ट्रेनिंग के टाइम पे, वो आपको रिफंडेबल होता है 3 साल के बाद, अगर आप 3 साल तक कंपनी में रहते हो। तो अगर आप बीच में छोड़ देते हो, जैसे आप 2 साल करके जॉब छोड़ देते हो, तो वो अमाउंट आपको नहीं मिलेगा उस केस में। अगर आप 3 साल कॉन्ट्रैक्ट के पूरे करते हो तो उसके बाद वो अमाउंट आपको मिल जाएगा। सो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। उससे पहले आपको कोई भी पैसे नहीं देने हैं। एक बार सिलेक्शन हो जाए, ट्रेनिंग से पहले आपको ये अमाउंट देना होता है। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 6 इज कि which course to join to become a cabin crew? Which course to join? Is there any institute? क्या कोई इंस्टीट्यूट है जो कैबिन क्रू की पूरी ट्रेनिंग देता है, या हमको ज्वाइन करना ही करना चाहिए? तो एज इफ मैंडेटरी है या नहीं है? हाँ, एज इफ मैंडेटरी है या नहीं है, ये बहुत कॉमन डाउट है और बहुत सारे लोग, अभी मुझे याद है मुझे परसों भी एक ऐसा कमेंट आया था जिसमें किसी ने यही पूछा था कि दी कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था आपने, या कोई सजेस्ट करो आप इंस्टीट्यूट जो हमें ज्वाइन करना चाहिए टू बिकम अ कैबिन क्रू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं यही कहूंगी कि कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। यस, यू हर्ड इट राइट, आपको कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। यू कैन प्रिपेयर ऑन योर ओन। मैं देखती हूँ कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं जो 1 लाख 1.5 लाख अराउंड चार्ज कोई कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट नहीं लेता है, कोई 2 भी लाख इंस्टीट्यूट। 3 लाख ऐसे काफी लोग मिसगाइड भी होते हैं। बट देखिए, ये मैं नहीं कहूंगी कि पूरे तरीके से ये चीजें गलत भी हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो गाइडेंस दे रहे हैं, अगर वो पैसा चार्ज कर रहे हैं तो उसपे वो गाइडेंस भी दे रहे हैं। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हैं और जिनको जरूरत है और वो उतना अफोर्ड नहीं कर पाते, उनको ये लगता है कि मैं कैबिन क्रू बन ही नहीं सकती हूँ या मैं इस जॉब में आ ही नहीं सकती हूँ अगर मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया। मैंडेटरी तो बिल्कुल भी नहीं है, तो यू कैन प्रिपेयर ऑन योर ओन एज वेल। कोई भी ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत है। उसमें वो आपकी बस ग्रूमिंग पे फोकस करते हैं, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। उससे ज्यादा वो आपको क्या ही सिखा देंगे। जो भी आपके जॉब में आपको जरूरत है वो आप अपनी ट्रेनिंग के दौरान ही सीखोगे। जो भी आपको चाहिए होगा काम करना, या जो भी आपको सेफ्टी रिलेटेड एवरीथिंग, जो भी आपकी ट्रेनिंग होगी उसमें ही आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। तो उससे पहले आप कुछ भी सीख के नहीं जा सकते हो। तो इसलिए ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना आई डोंट थिंक, मेरे हिसाब से एक वाइज ऑप्शन नहीं है। मैं नहीं सजेस्ट करूंगी कि आप अपने पैसे फालतू में बर्बाद करो। तो अगर आपके अंदर वो विल है, तो आप, अगर आपको बनना है जेन्युइनली, तो आप एक एक इन्फॉर्मेशन खुद के दम पर निकाल सकते हो और आपको किसी की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि आपकी पर्सनालिटी में ही इश्यूज है, जैसे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, 4 लोगों के बीच में आपको जाकर बैठना, बात करना सीखना पड़ेगा, तो देन इट्स योर चॉइस, बट इट्स नॉट मैंडेटरी। मैंडेटरी कहीं भी नहीं है कि आपको एकदम कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की जरूरत ही है कैबिन क्रू बनने के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 जो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे मेल कैंडिडेट्स का ये क्वेश्चन था कि इंडिगो में बॉयज कैंडिडेट को लेते हैं या नहीं। ये बहुत सारे मेल कैंडिडेट्स का क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, सो हाँ, मैंने देखा है कि बहुत सारे मेल कैंडिडेट्स के भी डाउट्स और क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको भी कवर करना, उनको इग्नोर नहीं कर सकते, उनको भी कवर करना बनता है। इंडिगो में तो मेल कैंडिडेट्स को हायर नहीं करते हैं। इट्स फीमेल सेंट्रिक एयरलाइन, सो फॉर कैबिन क्रू, ऑफ कोर्स फॉर पायलट्स, फॉर ग्राउंड स्टाफ आप वो मेल स्टाफ को हायर करते हैं, बट फॉर कैबिन क्रू इट्स जस्ट अ फीमेल सेंट्रिक एयरलाइन। तो हम गर्ल पावर को प्रमोट करते हैं इंडिगो में। बाकी एयरलाइंस में आप ज्वाइन कर सकते हो, वो हायर करते हैं मेल कैबिन क्रू को। यू कैन ज्वाइन स्पाइस जेट, यू कैन ज्वाइन विस्तारा, एंड नाउ यू कैन ज्वाइन अकासा एज वेल। तो ऑप्शन है और भी, लेकिन इंडिगो में इफ यू वांट टू ज्वाइन तो आप एक ग्राउंड स्टाफ के तौर पे या फिर एक पायलट की तरह ज्वाइन कर सकते हो, बट कैबिन क्रू नहीं, तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है। ओके, बिना पासपोर्ट इंटरव्यू देने जा सकते हैं या नहीं?
पासपोर्ट किसी के पास नहीं है अगर और ही और शी उन्होंने अप्लाई किया हुआ है तो क्या कुछ मतलब इंटरव्यू तो वो देने जा सकते हैं या नहीं? बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था ये। सो अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है और आपने अप्लाई कर दिया है, देन यू हैव दैट रिसीप्ट, है ना, जो आपने अप्लाई करने के बाद आपको जो रिसीप्ट मिलती है, यू कैन टेक दैट अलोंग विद यू। ऑल्दो एकदम उस टाइम पे इंटरव्यू वाले दिन पे आपके पासपोर्ट का कोई काम नहीं होता है, लेकिन अगर आप जा रहे हो, इन केस आपका सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद जो वो डॉक्यूमेंट्स आपसे लेते हैं उसमें दे आस्क फॉर योर पासपोर्ट का कॉपी और रिसीप्ट, तो वो सब आपके पास होगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो सजेशन यही है कि पासपोर्ट अगर है तो उसके साथ ही जाएं आप इंटरव्यू देने, बिकॉज जॉब में पासपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो और पासपोर्ट बनने में भी आपको पता है कि 1 से 2 महीने लग जाते हैं, तो अगर वो आपको तुरंत हायर करते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है और फिर आप आगे अप्लाई करोगे पासपोर्ट के लिए जाकर के, तो और टाइम लगेगा। और फिर ऐसा हो गया ना कि अभी इंडिगो में हायरिंग चल रही है तो उनको एम्प्लॉयज की जरूरत है, तो मे बी आप एक पोटेंशियल कैंडिडेट हो, आपका सब कुछ अच्छा है, आपका सिलेक्शन भी हो रहा है, बट एक डॉक्यूमेंट की वजह से, एक पासपोर्ट की वजह से आपका वो चीज रुक जाती है और वो किसी और को आपके ऊपर प्रेफरेंस दे देंगे कि चलो इनके पास नहीं है बट इनके पास है तो हम इनको ले लेंगे। तो उनके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, ये हमेशा सोचो। तो अपनी अपॉर्चुनिटी को किसी एक डॉक्यूमेंट की वजह से मिस मत करो। इट्स ऑलवेज अ सजेशन कि अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है पर आप उसके लिए अप्लाई कर दो कि आपके पास एटलीस्ट उसको दिखाने के लिए वहां पे ये रहे कि हाँ मेरे पास अभी नहीं है बट मैंने अप्लाई कर दिया है, 1 महीने के अंदर मेरे पास आ जाएगा। तो जब तक कि बाकी आपका सिलेक्शन हो जाता है, बाकी की सारी जो भी आपकी प्रोसीडिंग्स जो चलेंगी, मेडिकल होगा, ट्रेनिंग अलाइन होगी, ऑल दैट, तो उतनी देर में आपका पासपोर्ट भी बन जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान ही आपका पासपोर्ट आ जाएगा। आप ये बता सकते हो कि 3 महीने तक में तो हो ही जाएगा मेरा काम, उसमें मुझे कोई इशू नहीं आएगा, तो आप अभी मुझे सिलेक्ट कर लो, आई विल ज्वाइन फॉर द ट्रेनिंग, तो आपकी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होगी। और अगर आपके पास नहीं भी है तो जैसे कि बताया इसने कि आप रिसिप्ट लेकर जा सकते हो। जब आप अगर आप सेलेक्ट हो गए तो वो रिसिप्ट मांगते हैं या फिर पासपोर्ट मांगते हैं, अगर आपके पास रिसिप्ट भी है तो यू कैन शो देयर। 9th क्वेश्चन जो बहुत लोगों ने पूछा है, व्हाट इज द हाइट रिक्वायरमेंट फॉर दिस कैबिन क्रू प्रोफाइल? तो हाइट कितनी होनी चाहिए, क्या मतलब बहुत लंबी हूं मैं या बहुत शॉर्ट हूं मैं, क्या है मतलब ये एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था कि हाइट रिक्वायरमेंट क्या है। सो हाइट रिक्वायरमेंट से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि क्या हाइट रिक्वायरमेंट है इंडिगो एयरलाइंस में, तो फीमेल्स के लिए क्या हाइट रिक्वायरमेंट है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां से उस वीडियो को जाकर के देख सकते हो और आपका ये जो डाउट है हाइट रिक्वायरमेंट का वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लीज शेयर योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करिए कि आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या क्या आपसे क्वेश्चंस किए गए थे। तो हाँ, सो इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैंने बहुत ही ब्रीफ में, आई थिंक कुछ 30 मिनट्स की वीडियो है वो, आई गेस, है ना? हाँ यार 30 मिनट, अराउंड 30 मिनट्स की वो वीडियो है, बहुत ही लंबी वीडियो है, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ब्रीफ में मैंने अपना पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस उसको एक तरह से रिलीव किया है उस वीडियो में। तो मैंने बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट एक्सप्लेन किया है, एक एक राउंड एक्सप्लेन किया है, डिटेल्स में सब कुछ बताया है और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वहां से आप जा करके उसको दे सकते हो। सो वहां से आपको पूरा का पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस मेरा जो भी है वो दिख जाएगा, मैंने शेयर किया हुआ है, सो यू कैन गो वॉच। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेलो दी, आई हैव अ मोल ऑन माय नोज। मेरे नाक पे तिल है, तो कैन आई गो फॉर कैबिन क्रू इंटरव्यू और नॉट? मोल का ये है कि इट डिपेंड्स कि आपका मोल जो है वो उसका साइज क्या है। मोल का साइज अगर बहुत ज्यादा बड़ा है तो भी अगर वो ऐसा है कि वो आपकी अपीयरेंस को बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है। दे कंसिडर मोल, अगर 1 या 2 मोल होते हैं तो वो कंसिडर करते हैं, बिकॉज आई नो मेरे साथ लोग फ्लाई करते हैं जिनको मोल है, सो उन्होंने कंसिडर किया है इसीलिए वो फ्लाई कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आप मोल की वजह से इंटरव्यू देने ही नहीं जाओ, आप बिल्कुल जाओ। और मैंने जैसे कि नोज पे मोल की बात हो रही है, तो मैंने देखा है ऐसा भी क्रू जिनकी नोज पे मोल है, ऑल्दो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन है। सो मैं यही कहूंगी कि खुद से अपने दिमाग में ऐसा एक अजम्पशन बना के मत जाओ, अजम्पशन बना के बैठ मत जाओ कि मतलब कि मेरा सिलेक्शन नहीं ही होगा या मुझे वो लोग रिजेक्ट ही कर देंगे, इससे कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस लो होगा। तो आप जाओ और जैसे बाकी के कैंडिडेट्स कॉन्फिडेंट होके जाते हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है,
जब वो बताएंगे कुछ, तब अपने आप पे आप उस चीज को इम्प्रूव करो। अदरवाइज आप खुद से ये मत सोच लो कि मेरे अंदर ये चीज खराब ही है या मेरी अपीयरेंस में ये चीज बुरी ही लग रही है, बिना देखे हुए कि सामने से क्या आता है उसका वर्ड या रिप्लाई। तो आप जाओ, एक बार देखो इंटरव्यू देकर, आई होप कि आपका सिलेक्शन हो जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अकोमोडेशन देते हैं वो लोग ट्रेनिंग में हमें, या फिर मतलब ट्रेनिंग के बाद हमें अकोमोडेशन देते हैं, हम जब जिस बेस पे पहुंच जाते हैं उसका अकोमोडेशन वो लोग हमें देते हैं कि नहीं देते हैं? बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था। सो ट्रेनिंग से पहले अकोमोडेशन देते हैं या नहीं देते हैं, दोनों, और दोनों ट्रेनिंग के बाद अकोमोडेशन देते हैं या नहीं देते हम्म। हैं, है ना। जब आप ट्रेनिंग पे जाते हो तो जहाँ पे आपका ट्रेनिंग होती है, जो लोकेशन है जिस जगह पे आपकी ट्रेनिंग हो रही है, वहां पे आपको पहले स्टार्ट के 15 डेज के लिए अकोमोडेशन मिलता है। तो आप एकदम नए होते हो, ये बेसिक है। मतलब आप अगर ऐसे सोचो कि आप किसी जगह पे बिल्कुल नए हो, ठीक है, आपका सिलेक्शन हुआ, आप मूव कर रहे हो ट्रेनिंग के लिए एक नई जगह पर, जहाँ पे आपको अभी कुछ भी नहीं पता है, तो एकदम से आप अपने लिए चीजें नहीं ढूंढ सकते हो, रहने की जगह नहीं ढूंढ सकते हो। उस टाइम पे आपको 15 दिन के लिए अकोमोडेशन कंपनी देती है। सो 15 डेज में आपको होटल दिया जाता है, अच्छे से सब कुछ वहाँ पे आपको मिलता है। यू गेट फूड, यू गेट लॉन्ड्री सर्विसेज, यू गेट एवरीथिंग, यू गेट ट्रांसपोर्ट, आपको ट्रेनिंग पे ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट, वापस लाने के लिए ट्रांसपोर्ट, सब कुछ मिलता है। उसके बाद आफ्टर दैट 15 डेज आपको अपने लिए कोई ऐसी पीजी या फिर कोई ऐसा फ्लैट या कोई भी ऐसी जगह ढूंढनी होती है जहाँ पे आप रिलोकेट करोगे, और उसके बाद से बाकी की ट्रेनिंग आप उस जगह से ही करोगे। तो मतलब वहां पे रह करके आप बाकी की ट्रेनिंग करोगे। पहले 15 डेज कंपनी आपको जगह देती है, आपको होटल देती है, अकोमोडेशन देती है, और उसके बाद बाकी के जो ट्रेनिंग है 2.5 महीने की, वो आपको अपने देखना पड़ता है। तो उसके लिए आप पीजी या फिर कोई भी फ्लैट वगैरह ले सकते हो रेंट पे। उस जगह से भी आपको ट्रांसपोर्ट की सर्विस दी जाती है, तो कंपनी आपको वहां से भी ट्रांसपोर्ट देती है। तो उस जगह से आप रोज ट्रेनिंग पे जाने के लिए आपको कंपनी ट्रांसपोर्ट देगी, वापस लाने के लिए भी आपको कंपनी ट्रांसपोर्ट देगी। तो इधर आपको कोई खर्चा नहीं जाने वाला है ट्रांसपोर्ट का, ओनली यू हैव टू पे द रेंट एंड वट एवर योर फूड एक्सपेंसेस जो भी आपका आ रहा है। एक चीज और भी उसी में पूछी गई, ट्रेनिंग के बाद वो लोग कुछ होटल देते हैं या कुछ ऐसा सीन रहता है कि मतलब अकोमोडेशन उनके तरफ से रहता है या नहीं रहता है? आप अपने बेस लोकेशन पे पहुंचते हैं तो वो लोग कैसे आप सेटल डाउन करते हो, वो सारे क्वेश्चंस भी थे। ओके, तो अगर आपको आपका होम बेस मिला है तब तो आप सीधा घर जा रहे हो, तो आप घर से फ्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपको आपका होम बेस नहीं मिला है, आप कोई ऐसी जगह पे रह रहे हो जो आपके लिए लोकेशन न्यू है, तो आप जब भी वहाँ रिलोकेट करोगे ट्रेनिंग के बाद, तो वहां पे भी आपको 15 डेज के लिए अकोमोडेशन मिलेगा, जैसे कि आपको ट्रेनिंग से पहले मिला था। तो सिमिलरली आपको ट्रेनिंग के बाद भी अकोमोडेशन मिलेगा 15 दिन का। तो उस ड्यूरेशन में आप अपने लिए कोई जगह ढूंढ सकते हो। 15 दिन के लिए आपको कंपनी एकोमोडेट करती है, उसमें भी वही सेम चीजें, आपको खाना, आपका लॉन्ड्री सर्विसेज, एवरीथिंग यू विल गेट, ट्रांसपोर्ट इज वेल। तो ट्रांसपोर्ट का तो फिर वो फिक्स हो जाएगा कि ट्रांसपोर्ट तो अब आपको मिलने ही वाला है। मतलब ट्रेनिंग के स्टार्ट से ही आपको ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज में आपका कोई खर्चा नहीं जाना है, कंपनी आपको थ्रू आउट ट्रांसपोर्ट देगी। ड्यूटी पे आप जब भी जा रहे हो यू विल गेट ट्रांसपोर्ट। तो वेदर इट इज ट्रेनिंग और अगर आप फ्लाई कर रहे हो, दोनों चीजों में। दोनों चीजें, आप ट्रेनिंग में रहो या फिर आप फ्लाई करना स्टार्ट कर दो, ट्रांसपोर्ट आपको हमेशा मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर इंटरव्यू। तो यस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत सारे लोगों ने पूछा है, और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि मुझे मेरी डेट्स याद हैं कि मैंने कब कब वैक्सीनेट कराया था, बट मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है। तो आपके पास वो वाला ऐप तो होगा ही, सबके पास आरोग्य सेतु ऐप है ना। सो उस पे आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आप आपके नंबर से, रजिस्टर्ड नंबर से, आपने जो भी लॉगिन वॉगिन किया होगा उसमें, और यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब कि कैसे निकालना है अपना सर्टिफिकेट, और आप वहाँ सर्टिफिकेट निकाल, क्योंकि वैक्सीन तो सबने ही लगवाई होगी, बिकॉज ये लोग प्रेफरेंस वैक्सीनेटेड एम्प्लॉइज को ही देते हैं। और ये उनको चाहिए होता है कि जैसे आपके सारे राउंड क्लियर हो जाएंगे, लास्ट में जब आपके वो सारे डॉक्यूमेंट्स ले रहे होते हैं, तो उसमें दे आस्क फॉर योर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, दोनों डोजेस का। तो वो आपके पास होना ही चाहिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो आप कहीं से भी निकाल सकते हो, अगर आपके पास नहीं है तो किसी भी तरीके से अरेंज करो, निकाल लो उसको, बिकॉज यस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको लेकर ही आप जाओ इंटरव्यू देने, बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू जॉइंड एनी इंस्टीट्यूट और प्रिपेयर्ड बाय योर ओन
फॉर द इंटरव्यू? जैसा कि मैं खुद अगर आपको सजेस्ट नहीं कर रही हूँ कि आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, तो कहीं ना कहीं आपको उससे एक आइडिया मिल ही गया होगा कि अगर मैं इस चीज को प्रमोट नहीं कर रही हूँ कि आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, तो मैंने खुद भी नहीं किया होगा। अगर मैंने किया होता, मुझे उसके ड्रॉबैक्स लगे होते, तो भी मैं कहती कि आप इंस्टीट्यूट मत करो। लेकिन मैंने किया ही नहीं। मैंने खुद खुद से सेल्फ प्रिपरेशन की थी और खुद से ही जो भी किया था सब किया था। अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दिया अपना, बिकॉज अगर तुम्हें याद हो तो आई वॉज अ वेरी शाई पर्सनैलिटी। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी पर्सनैलिटी शाय है या मे बी मेरा इस पॉइंट पे मैं लैक करूंगी, बट जो चीज लैक करी मेरे में वो था वेट। बिकॉज पर्सनैलिटी को रिलेटेड शाई, मेरे शाई नेचर से रिलेटेड मैंने अपने में इम्प्रूवमेंट किया था। तो आई यूज टू प्रिपेयर ऑन माई ओन, कि मतलब मैं खुद से बातें करती थी। आई यूज टू प्रैक्टिस ऐसे बातें करने की चीजें, मतलब मिरर में खुद को देख के मैं बातें करती थी। तो ये वाला चीज मुझे, और जैसे आज आप वीडियोस यूट्यूब पे देख रहे हो, वैसे ही यूट्यूब पे वीडियोस मतलब मैं तो स्टार्टिंग डे से रही हूँ साथ में। मतलब कौन कौन से कैबिन क्रू की वीडियोस नहीं देखा गया? कभी ऐसा भी था कि मैं भी अदर साइड पे थी, तो जिस साइड से आज आप वीडियो देख रहे हो मैं भी उस साइड पे रह चुकी हूँ। इसलिए मैं बहुत क्लोजली लोगों को फील करती हूँ एंड मैं ट्राई करती हूँ कि मैं हर एक कमेंट का आंसर करूँ। बिकॉज कोई बहुत उम्मीद लेकर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि इस चीज का मुझे आंसर मिलेगा। तो मेरी आदत थी कि आई वॉज नॉट दैट एक्टिव ऑन कॉमेंट्स। मैं कॉमेंट्स में चीजें नहीं पूछती थी, मैं उस चीज का आंसर खुद ही सर्च करने में लग जाती थी। आई वॉज वेरी इंक्विजिटिव, तो मुझे जो जानना होता था वो मैं उसका आंसर मैं निकाल कर ही रहती थी। ये मुझे एक खुद में पॉजिटिव पॉइंट लगता था हमेशा से कि आई वॉज वेरी इंक्विजिटिव। मैं खुद ही सारी चीजों का आंसर निकालने लग जाती थी। आई हैव वॉच्ड सो मेनी वीडियोज, तो यूट्यूब देखकर और गूगल पे सर्च करके मुझे व्लॉग से चीजें कलेक्ट करना, मतलब रिटन व्लॉग से चीजें पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। तो वहां से मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती थी। मतलब कैबिन क्रू की जॉब से रिलेटेड ऑलमोस्ट मैंने सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की है जो मेरे लिए बेनिफिशियल हो। तो आप अगर चाहो तो आप खुद भी प्रिपेयर कर सकते हो। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको किसी भी इंस्टीट्यूट की जरूरत पड़े, क्योंकि आज का टाइम ऐसा है कि एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन और आपके पास बहुत सारी रिसोर्सेज हैं। तो आप हर चीज मतलब आपको मिल जाएगी ऑनलाइन, तो आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। और रही बात मेरी, तो मैंने कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया था, मैंने खुद प्रिपेयर किया था। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा और आपको इस चीज का आंसर मिल गया होगा और आपको ये मोटिवेट भी करे, आई होप, और आपको हेल्प करे। तो बहुत सारे लोगों ने एक क्वेश्चन किया हुआ है, जिसको दो क्वेश्चन को मैं क्लब कर रही हूँ एक साथ, कि इंटरव्यू कैसे देना है एंड हाउ टू नो अबाउट द वैकेंसीज। तो ये दो क्वेश्चंस हैं जिनको मैंने एक साथ क्लब करके पूछ लिया। बहुत ज्यादा रिक्वेस्टेड क्वेश्चंस हैं। सो इंटरव्यू कैसे देना है, इससे रिलेटेड मैंने 10 ऐसी टिप्स शेयर की हैं जो आपको हेल्प करेगा टू क्लियर योर कैबिन क्रू इंटरव्यू। आई होप कि आपको हेल्प करे। सो आप वो भी वीडियो देख सकते हो, तो वो आपको पता चल जाएगा कि इंटरव्यू कैसे देना है। और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगी अगेन, जिससे आप अप्लाई कर सकते हो इंटरव्यूज के लिए। और जाकर के इंटरव्यू कैसे देना है ये आपको, वो जो 10 इंपॉर्टेंट टिप्स वाली जो वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उससे आपको पता चल जाएगा कि इंटरव्यू कैसे देना है। सो एक बार आप ऑनलाइन अप्लाई कर दो, उसके बाद आप डायरेक्टली वॉक इन के लिए जा सकते हो। वो वेल ग्रूम्ड एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन इन दैट वीडियो, सो आप वो वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी। ऑल्सो वैकेंसीज के बारे में आपको कैसे पता चलेगा, सो एज आई से कि आप करियर्स वाली वेबसाइट पे जाकर भी देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उसके अलावा मैंने सितंबर मंथ की वैकेंसीज पे वीडियो बनाई हुई है, जो इस मंथ के करंट जो वैकेंसीज हैं, जो इंटरव्यूज चल रहे हैं, मैंने सितंबर मंथ की वैकेंसीज के रिलेटेड भी वीडियो बनाई हुई है, तो वो आप देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी उसका, आपको पता चलेगा कि सितंबर मंथ में कहाँ कहाँ पे इंटरव्यूज हो रहे हैं। और जो अप्लाई नाउ वाला जो लिंक है उससे भी आप जाकर के कंफर्म कर सकते हो इंटरव्यूज के लिए, और जो भी आपकी नियरेस्ट सिटी हो या आपकी अपनी सिटी में इंटरव्यूज हो रहे हो तो आप वहां पे जाके दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या आपने कोई बॉन्ड साइन किया है या बीच में आप कोई दूसरी एयरलाइन अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको कोई चार्ज देना पड़ेगा इंडिगो को, या कुछ इस तरह का पेमेंट देना पड़ता है इंडिगो को अगर आप बीच में इंडिगो को ड्रॉप करते हो? लाइक आप 1 ईयर 2 ईयर पे अगर ड्रॉप करते हो तो डू यू हैव टू गिव एनी काइंड ऑफ अमाउंट टू द एयरलाइन और नॉट? यस, कॉन्ट्रैक्ट तो मैंने साइन किया है। हर कोई साइन करता है जो भी इंडिगो ज्वाइन करता है। वी साइन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 3 years
तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन किया है। सो आप भी जब ज्वाइन करोगे आपको भी 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन 3 साल का पूरा करते हो तो वो वाला अमाउंट भी आपको तब वापस मिल जाएगा जो आपने ट्रेनिंग के टाइम पे दिया होगा। और इसके बीच में अगर आप कंपनी छोड़ देते हो, जैसे कि आप 2 साल में, 1 साल में ऐसे कंपनी छोड़ देते हो या लेट्स से 6 मंथ्स में, तो आपको वो जो अमाउंट है वो नहीं मिलेगा जो आपने ट्रेनिंग के टाइम पे दिया होगा। ऑल्सो आपको नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा। अगर आप कोई भी दूसरी एयरलाइन बीच में ज्वाइन करना चाह रहे हो या आप छोड़ना चाह रहे हो कंपनी, तो वो नोटिस पीरियड अगर आप सर्व कर दोगे तो आपको कोई भी अमाउंट पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बिना नोटिस पीरियड सर्व करे अगर आप कंपनी छोड़ते हो तो yes, वो तो हर कॉर्पोरेट में होता है कि अगर आप नोटिस पीरियड सर्व करते हो देन यू डोंट हैव टू give any sort of amount to the company. But if you don't serve the notice period, अगर आप notice period नहीं serve कर रहे हो then your last salary will be hold by the company. वो आपकी सैलरी जो लास्ट आती है वो कंपनी होल्ड कर लेती है। तो एंड मैं एक चीज और इसमें तुमसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी बिकॉज ये मेरे दिमाग में भी डाउट आया कि, और लोग जो देख रहे हैं उनके भी दिमाग में डाउट आया होगा कि चलो ये तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो क्या ऐसा होता है कि 3 साल के बाद ये लोग हमें हटा देंगे? इज दिस मैं आपकी तरफ से ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ बिकॉज देखो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चीज आ गई है ना कि 3 साल के बाद 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, मेरा अमाउंट वापस कर दिया तो हो सकता है ये हमें निकाल दे। बट ये भी आप इनको डिटेल में बताओ कि ऐसा क्या है। तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद आप की चॉइस है कि आप कंटिन्यू करना चाहते हो या नहीं। तो आपका बेसिकली उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाएगा। तो वो ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाएगा या फिर क्या सीन रहता है? नहीं, वो आपकी विलिंग पे होगा, आपकी विलिंगनेस पे होगा। अगर आप विलिंग हो आगे कंटिन्यू करने के लिए तो आप रिन्यू करोगे, अदरवाइज अगर आपको छोड़ना है तो आप छोड़ भी सकते हो। लेकिन आप कंपनी आपको नहीं निकालती है। कंपनी आपको नहीं निकालती है, आपकी विलिंगनेस पे है कि आप उसके बाद कंटिन्यू करते हो तो आपको कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाएगा और वो जो अमाउंट है जो कि आपका ट्रेनिंग के टाइम पे दिया था वो भी आपको वापस मिल जाएगा आफ्टर 3 इयर्स। ओके, मतलब बहुत सॉर्टेड चीजें हैं कि हाँ डील है। आपको ये नहीं करना है कि आपको कंपनी निकाल देगी 3 साल के बाद, ऐसा नहीं है। कंपनी का बस वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा और वो बाय डिफॉल्ट रिन्यू हो जाएगा कंपनी के थ्रू, लेकिन कंपनी आपको नहीं निकाल रही है। आप अपने चॉइस से छोड़ना चाहोगे तो छोड़ सकते हो, अदरवाइज कंपनी आपको नहीं निकाल रही है। लिए कैसेट हो तो आपको कंपनी ऐसे बेवजह तो नहीं निकाली थी। ओके, फेयर इनफ। अब जो हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, these questions are very personal questions. आप देखो वीडियो में आगे कि सेल्फ डाउट वाले क्वेश्चन जो खुद को लेके एक डाउट होता है यस, तो ये बहुत सारे पर्सनल क्वेश्चंस है, तो आप देखो इस वीडियो में, मे बी आप लोगों को भी इस सब तरह के रिलेटेड कुछ इश्यूज हो तो आपके भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो वन ऑफ द क्वेश्चन इज, हेलो दी, माई हाइट इज 5 फुट, कैन आई बिकम अ कैबिन क्रू? तो हाइट वैसे भी हम सेंटीमीटर्स में ही देखते हैं, मतलब एयरलाइंस में, एविएशन में हाइट सेंटीमीटर्स में ही देखी जाती है। 5 फुट हाइट मींस 152.4 सेंटीमीटर। तो इनका क्वेश्चन ये है कि क्या मैं इंटरव्यू के लिए जा सकती हूँ, मेरी हाइट इतनी है तो 152 सेंटीमीटर है। तो जैसे मैंने आपको हाइट रिक्वायरमेंट वाले वीडियो में भी क्लियर किया हुआ है कि इंडिगो के लिए जो हाइट रिक्वायरमेंट है, मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट, इट इज 155 सेंटीमीटर्स। तो वो भी एक रीजन की वजह से है, बिकॉज यू नीड टू रीच द हाइट ऑफ द ओवरहेड बिन्स, क्योंकि आपको काम होगा तो आप एक लेवल तक आपका हाथ पहुंच पाए, आपकी वो हाइट, सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स जो होती है जिसमें आपके ओवरहेड बिन्स में काफी सारे इक्विपमेंट्स भी होते हैं, ऐसे स्टोर्ड होते हैं जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी इन केस ऑफ एन इमरजेंसी। तो कल को कुछ भी होता है तो आप एक लेवल तक, आपका हाइट इतना होना चाहिए कि आप उस लेवल तक रीच आउट कर सको कि आप उन इक्विपमेंट्स को ऑपरेट कर पाओ इफ देयर इज एन इमरजेंसी। सो यस, यही रिक्वायरमेंट है हाइट का। तो 155 सेंटीमीटर इज द रिक्वायरमेंट इन इंडिगो। बाकी एयरलाइंस का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है, बट सबका जो मतलब मेन मोटिव यही है कि आप उस पर्टिकुलर ओवरहेड बिन या इक्विपमेंट तक रीच आउट कर सको उस हाइट के साथ। तो बस यही है, और इससे ज्यादा कोई ऐसे सेल्फ डाउट उसमें लेने की वो नहीं है कि मतलब मेरे में कुछ खराबी है। बट यस, जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है दैट इज 155 सेंटीमीटर। 155 सेंटीमीटर। तो आई होप यू हैव गॉट योर आंसर। आपने इंटरव्यू कहाँ दिया था और कौन से कलर की लेंस यूज करनी होती है? लेंस यूज करनी होती है। ओके, सो मैंने इंटरव्यू दिया था लखनऊ में, होटल रमाडा में, एंड वहीं पे मेरा सिलेक्शन हुआ था। और रही बात लेंसेज की,
तो लेंसेज आई डोंट थिंक यूज करना मैंडेटरी है। अगर आपकी आईज मायोपिक है या फिर अगर आपको आई साइट का प्रॉब्लम है और जेन्युइनली अगर आपको लेंसेज लगाने हैं तो भी आप प्लेन लेंसेज लगा के जा सकते हो। कलरफुल लेंसेज लगाना एज सच कुछ मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है बिल्कुल भी। तो आप नॉर्मल लेंसेज लगा के भी जा सकते हो। अगर आपको अपने लुक के लिए लगाना है तो आप लगा भी सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक कलर नहीं है, मतलब लगाओ या ना लगाओ, इट्स नॉट मैंडेटरी। ओके, क्वेश्चन है, Hi, wanted to ask one question. I have seen many short girls are even getting selected as cabin crew, isn't it? मैंने बहुत सारी ऐसी शॉर्ट हाइटेड गर्ल्स को देखा है जो सेलेक्ट हो रही हैं। इनका क्वेश्चन वही है कि मैंने बहुत सारी ऐसी शॉर्ट हाइटेड गर्ल्स को देखा है जो कैबिन क्रू के लिए सेलेक्ट हो रही हैं। क्या ये सही है? इज इट ट्रू? सो देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज 155 सेंटीमीटर फॉर इंडिया एंड अदर एयरलाइंस का भी ऐसा ही है, 157 होता है, इससे ज्यादा ही होता है, लेकिन जो मिनिमम है वो 155 है। इसके अलावा अगर 154.5 है तो दे माइट कंसिडर, उसका मुझे नहीं पता। और आई डोंट हैव एनी आइडिया कि शॉर्ट गर्ल्स सिलेक्ट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हो रही हैं या आपने कहीं देखा है जो आपको लग रहा है कि 155 से कम है और फिर भी उनका सिलेक्शन हुआ है, सो आप जा सकते हो इंटरव्यू देने, यू कैन ट्राई, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन बस मेरा इतना ही सजेशन होगा कि अगर इन केस आप सेलेक्ट नहीं होते हो तो प्लीज डिमोटिवेट नहीं होना, पॉजिटिविटी के साथ जाओ और पॉजिटिवली ही वापस आओ। सो अगर आप सेलेक्ट नहीं होते हो तो ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ बेटर ही लिखा होगा, बहुत सारी और ऑप्शन है, यू कैन ट्राई एनीथिंग एल्स। सो यस, ऑलवेज स्टे पॉजिटिव। क्वेश्चन है कि हाय दी, माय कॉम्प्लेक्शन इज डार्क, कैन आई बिकम अ कैबिन क्रू? मेरा कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क है या डस्की है, तो कैन आई बिकम अ कैबिन क्रू? मैं कैबिन क्रू बन सकती हूँ कि नहीं? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत सारे लोगों का कंसेप्शन है, मतलब मिसकंसेप्शन है। लोगों ने अपने दिमाग में एक मिथ बना के रखा है कि कैबिन क्रू की जॉब से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें कॉम्प्लेक्शन का कोई रोल है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कॉम्प्लेक्शन का कोई लेना देना नहीं है आपकी इस जॉब में। तो कोई भी आपका कोई भी कॉम्प्लेक्शन हो, इट्स योर स्किन, और वो आपका स्किन कलर है, उसका कोई स्पेसिफिक ये नहीं है कि आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन फेयर होना चाहिए, या उसमें कहीं भी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये नहीं देखोगे कि कहीं भी आपको लिखा हो कि फेयर स्किन कॉम्प्लेक्शन, ऐसा एज सिंपल एज दैट कहीं पे भी ये मेंशन नहीं होता है। और इसीलिए ये मैंने क्लियर कर दिया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में तो ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं होता है। इसके अलावा भी कॉम्प्लेक्शन का कोई रोल प्ले नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। इट्स योर बी कॉन्फिडेंट एंड गो फॉर द इंटरव्यू, दैट्स ऑल। तो आई होप कि आपको ये आंसर मिल गया होगा। क्वेश्चन था कि आई एम अंडरवेट, कैन आई गो फॉर द इंटरव्यू? ओके, हाँ, तो इससे मुझे कुछ याद आ गया। तो आई वॉज ऑल्सो अंडरवेट, ये मैं शेयर पहले भी किया हुआ है मैंने, लेकिन अभी भी मुझे इससे यही याद आ गया कि आई वॉज ऑल्सो अंडरवेट। और फर्स्ट टाइम जो मैं रिजेक्ट हुई थी उस टाइम पे सेकंड राउंड में, वही जिसमें हाइट और वेट चेक होता है, तो फर्स्ट राउंड मेरा क्लियर हो गया था, एंड देन सेकंड राउंड में जब हाइट वेट चेक होता है आई गॉट रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ माय वेट, बिकॉज आई वाज नॉट इन द बीएमआई और मैं अंडरवेट थी। तो यही है कि यार मेरा तो नहीं हुआ था सिलेक्शन जब मैं अंडरवेट थी, फिर मैंने वेट थोड़ा सा वेट पे वर्क किया, बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ा पाई लेकिन हाँ थोड़ा बहुत मैंने वेट इंक्रीज किया। सो आई यूज टू बी 38 एट दैट टाइम, बहुत ही कम था, 38 टू 50 के बीच, सॉरी 38 टू 40 के बीच में मेरा वेट रहता था, तो बहुत ही कम था। अगर आपका भी इतना कम है और बीएमआई में आप नहीं हो, थोड़े बहुत ऊपर नीचे होगा तो चलेगा, वो आपको ट्रेनिंग के टाइम में देते हैं, टाइम की आप ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में वो आपको टाइम देते हैं कि आप फिर उतना अपना वेट बैलेंस कर सकते हो, बीएमआई में आ सकते हो। लेकिन अगर बहुत ज्यादा कम होगा तो वो चांस नहीं लेंगे। आई वुड सजेस्ट थोड़ा बहुत वेट गेन कर लो और उसके बाद इंटरव्यू दो, सो दैट कि आपका वो चांस वेस्ट ना हो और आपको कोई डिमोटिवेशन ना मिले। बहुत सारे लोगों का ऐसा क्वेश्चन था कि आई हैव बर्थ मार्क ऑन माय बॉडी, और मैंने कई जगह टैटू कराया हुआ है। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि मेरे हैंड्स पे टैटू है, मेरे कॉलर बोन पे टैटू है, मेरे शोल्डर पे टैटू है, या मेरे लेग्स पे टैटू मैंने कराया हुआ है। बहुत सारे लोगों का, तो इन सब क्वेश्चंस को मैंने एक क्लब करके एक क्वेश्चन बनाया है कि टैटू और बॉडी मार्क्स जो भी चीजें हैं जहाँ पे होने चाहिए और जो कंसिडर किया जा सकता है और जो नहीं कंसिडर किया जा सकता है, उनको एक बार डीपली आप एलाबोरेट करके बता दो। इसको बहुत ही शॉर्ट में समझते हैं, तो किसी भी एयरलाइन का जो यूनिफॉर्म होता है
उनमें जो विजिबल एरियाज होते हैं, मतलब आपने यूनिफॉर्म पहनी और उसके बाद जो विजिबल एरियाज, जैसे आप इंडिगो का यूनिफॉर्म आप सबने देखा होगा, तो हमारी स्लीव्स होती है हाफ स्लीव्स एंड ट्यूनिक का लेंथ होता है वो नी लेंथ होता है। उसके बाद के जो बॉडी एरियाज पार्ट्स हमारे ओपन है, विजिबल है, जो कि हमारे हैंड्स हैं और नी के नीचे के जो लेग्स हैं, उस पर्टिकुलर एरिया जो भी विजिबल एरियाज हैं यूनिफॉर्म में, उनमें आपके टैटू या मार्क्स नहीं होने चाहिए। इसके अलावा बाकी के जो बॉडी पार्ट्स हैं जो कवर्ड हैं यूनिफॉर्म में, उसमें कहीं पे भी कोई आपका टैटू हो या आपके कोई मार्क्स हो, कोई स्कार हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। इफ यू हैव अ टैटू ऑन द शोल्डर, ऑन बैक और कॉलर बोन पे, कोई भी ऐसे एरियाज पे जो विजिबल नहीं है यूनिफॉर्म में, ऑन योर थाइज, ऐसी जगह लेग्स पे भी जो नी के नीचे नहीं है, विजिबल नहीं है, उन सारे टैटूज से मार्क्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ वहां पे प्रॉब्लम है जो ओपन एरियाज हैं यूनिफॉर्म में। अब हर एयरलाइन के यूनिफॉर्म को आप एक बार इमेजिन करके आप उस हिसाब से कंसिडर कर सकते हो कि क्या वो कंसिडर करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो इट्स एज सिंपल एज दैट। तो ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है बिकॉज दिस इज द 25th क्वेश्चन और ये ही सबसे ज्यादा आस्क्ड क्वेश्चन है, मतलब सबसे ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन यही है। मैं देखती हूँ कि हर वीडियो के नीचे जो कमेंट्स आते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड या जो भी लोग क्वेश्चन करते हैं उनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो हाय दी कैबिन क्रू की सैलरी कितनी होती है। अप्रॉक्स 50 टू 45 टू 50 कमेंट्स मैंने देखे होंगे सैलरी से रिलेटेड कि दीदी सैलरी क्राइटेरिया क्या है यहाँ का और सैलरी कितनी होती है या फ्लाइंग आवर्स की बेसिस पर कितनी सैलरी आप कमा लेते हो, ये वो बहुत सारे XYZ क्वेश्चन थे। तो एक बार सैलरी एग्जैक्ट क्या चीजें हैं, क्या क्राइटेरिया है सैलरी का, एक बार वो इलैबोरेट कर दो। ओके सो हाँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट या फिर ऐसे कह सकते हैं मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन होता है कि हर बारी मैं भी देखती हूँ कि क्वेश्चन ये बहुत फ्रीक्वेंटली लोग पूछते रहते हैं, सैलरी से रिलेटेड बहुत डाउट्स होते हैं। सो यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। अगर आप किसी जॉब को ज्वाइन करने का सोच रहे हो, किसी चीज में आने का सोच रहे हो, एविएशन में आने का सोच रहे हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो सबके दिमाग में आती है वो होती है पैसा। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हर कोई पैसे के लिए काम कर रहा होता है, ठीक है, सबको एक अमाउंट चाहिए होता है सर्वाइवल के लिए, तो वो जानना, वो पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें सैलरी की तो अप्रोक्सीमेटली 40 टू 50 के बीच में सैलरी हर मंथ रिसीव हो जाती है डिपेंडिंग ऑन द फ्लाइंग आवर्स। तो कैबिन क्रू की सैलरी फ्लाइंग आवर्स पे वेरी करती है, तो आपने कितना फ्लाई किया है किस मंथ, उसके हिसाब से कभी कम आती है कभी ज्यादा आती है, तो डिपेंड्स ऑन योर फ्लाइंग आवर्स। ऑल्सो इससे ज्यादा भी हो सकती है कभी कभी, बट एक नॉर्मल कैबिन क्रू की सैलरी इतनी ही होती है। इसके अलावा आप लीड हो, आप कैबिन सुपरवाइजर हो और सीनियर कैबिन क्रू हो, तो वो सैलरी और ज्यादा हो जाती है, इंक्रीज होती है उसके हिसाब से, बट बाकी इतनी ही आती है। और इसके अलावा आपके लिए ओवर अलाउंस भी आते हैं। So that is it guys, these were all the questions that has been frequently asked on this channel and we tried to cover each and every question। हमने सब कुछ कवर करने की कोशिश की है ऑलमोस्ट, उसको हमने शॉर्ट करके 25 क्वेश्चंस में डाला है। सो ये था पहला एपिसोड क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ का कैबिन क्रू की जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड। सो आई होप ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे और आपको पसंद आए और जो भी आपके डाउट्स हैं उनके आंसर आपको इस वीडियो में मिल पाए। सो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो है, बहुत ब्रीफ में मैंने सब कुछ बताया है एंड ये बहुत दिनों से चल रहा था हमारे दिमाग में कि हमें ये करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे और फिर उनको कमेंट्स में ही उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाना मुश्किल हो रहा था। तो ऐसे सोच के रखा था कि एक ऐसे सीरीज़ बनाएंगे जिसमें सारे क्वेश्चंस के हम आंसर करेंगे। सो बहुत दिनों से ये दिमाग में था, जैसे ही टाइम मिला वी मेड दिस वीडियो और इसका क्लोजिंग भी हमने उसी सेम वीडियो में शूट किया था, बट देन उसमें लास्ट में साउंड का कुछ तो इशू हो गया था जिसकी वजह से मुझे ये दोबारा से क्लोजिंग लेनी पड़ रही है। सो ये सब तो चलता रहता है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि जो भी हमने बनाई है ये वीडियो, भी क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में देने का ट्राई किया है, वो सारे आपके लिए हेल्पफुल हों और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। इसमें मोस्ट ऑफ द डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट कर सकते हो और उसके लिए हम दूसरा एपिसोड लेकर आएंगे। वी विल श्योरली कम बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ द क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज फॉर कैबिन क्रू। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना उनके साथ जो कैबिन क्रू बनना चाहते हैं और जो एस्पिरेंट्स हैं एविएशन के,
उनके साथ शेयर करना, शायद उनके लिए हेल्पफुल हो जाए। सब्सक्राइब करना चैनल को, और अगर आपने ऑलरेडी कर लिया है एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू, क्योंकि रिसेंट में बहुत सारे लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं हमारी कनेक्टिंग यू एंड मी की फैमिली में। So a very warm welcome to you and stay tuned for similar videos. That is it for this video, guys. I hope you guys liked it. I will see you in the next video. Till then, stay well, stay safe, and peace out.